अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को बुलाया और कहा कि हम लोग कुछ मुसलमानों के बारे में कुछ विरोध में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं जरा बताइए। तो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी ने कहा कुछ नहीं कर सकते। कहा क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कहा कि कांग्रेस ने आपको करने के लिए बाकी छोड़ा होगा तो करेंगे ना, कांग्रेस ने कुछ करने के लिए बचाया होगा तो करेंगे। कहा कि क्या कह रहे हो आप, कहना क्या चाहते हैं? कहा कि प्रशासन में 2.5% मुसलमान है, आप इसके नीचे लाना चाहते हैं? इसके नीचे लाना चाहते तो मध्य पूर्व देश से आपको तेल नहीं चाहिए क्या? तेल अगर आपको चाहिए तो कुछ मुसलमानों के चेहरे दिखाना पड़ेगा ना, कुछ एम्बेसडर हाई कमिश्नर मध्य पूर्व देशों में भेजना पड़ेगा कि नहीं? साथियों, ये परिस्थिति, ये जानकारी मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि हमारे जो लोग, एक बार मैं ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस में वामसेब के बैठा था, एक मुस्लिम प्रोफेसर मुझे मिलने के लिए आया दिल्ली यूनिवर्सिटी का। समझने की बात है। उन्होंने कहा मेश्राम जी कि ये जो बीजेपी के लोग हैं ये बहुत हार्ड किस्म के लोग, और कांग्रेस जो है वो ईंट की तरह थोड़े नरम है। तो मेरे पास उधर चौथे मंजिले में बैठा था तो पत्थर था, ईंट नहीं थी। तो मैंने अपने कार्यकर्ता को जहां कि भाई दरवाजे के पास कुछ ईंट पड़ी है, वो ईंट ऊपर ले गया, एक ईंट उठा कर लेके आया। तो मैंने प्रोफेसर को कहा कि आपके सर पर मैं पहले पत्थर मारूं कि ईंट मारूं? वो डर गए। कहा कि क्यों? नहीं, मैंने कहा ऐसा है, आप कह रहे पत्थर सख्त होता है बीजेपी का उदाहरण देकर, और ईंट जो है नरम होती है, तो मैं ये नेशनल प्रेसिडेंट हूं तो प्रयोग किए बगैर नहीं मानूंगा कि ईंट नरम होती है और पत्थर सख्त होता है, तो मैं प्रयोग करूंगा तभी मानूंगा। अगर मैं आपके सर पर पत्थर मारूं तो आपके सर का क्या होगा? कहा कि टूट जाएगा। अच्छा, और ईंट मारूं तो आपके सर का क्या होगा? कहा कि ईंट मारने से भी टूट जाएगा। अच्छा, दोनों से टूट जाएगा? हाँ, दोनों से टूट जाएगा। अब दोनों से टूट जाएगा सर, तो ईंट नरम है और पत्थर सख्त है, क्यों बोल रहे हो मेरे को? तुमको गधा बनना है, बनो ना। मेरे को, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भाई, मैं ऐसे थोड़ी गधा बनने वाला आदमी हूँ। आपके इलाके में बुड़बक बोलते ना, बुड़बक थोड़ी बनने वाला। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है एक सापनाथ है, नागनाथ के पास जहर है और सापनाथ के पास भी जहर है। तो हम लोग अपना सुविधाजनक, खासतौर पर मुसलमान सुविधाजनक बातें करते रहते हैं। अरे यार, बीजेपी को हराने के लिए अब कुछ तो करना होगा। अब करने के लिए जो है वो कांग्रेस को अगर छोड़ देंगे तो बीजेपी को ऐसे हरवाएंगे। अब बीजेपी 5 साल से क्या कर लिया बताइए? मुसलमानों को पूछना चाहते हो क्या कर लिया? कौन सा तीर मार लिया बीजेपी ने मुसलमानों के विरोध में? 100-125 मॉब लिंचिंग का काम किया। मॉब लिंचिंग में और व्यवस्था से बेदखल करने के बीच में जो अंतर होता है, क्या अंतर मुसलमानों को समझ में आता है? कांग्रेस ने मुसलमानों को निजाम से बेदखल कर दिया और बीजेपी ने 100-125 मॉब लिंचिंग कर दिया। कौन सा ज्यादा खतरनाक है? मुसलमानों में अगर पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तो मैं उन लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को व्यवस्था से, निजाम से बेदखल कर दिया, खदेड़ दिया, और बीजेपी ने मॉब लिंचिंग किया, इसमें ज्यादा खतरनाक बात क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। मुसलमानों को व्यवस्था से बेदखल कर दिया, खदेड़ दिया, ये सबसे ज्यादा सीरियस बात है। मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, व्यवस्था में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अन्याय होने की सबसे बड़ी वजह है 33%। 14 अगस्त 47 तक प्रशासन में मुसलमान 33% थे, आज 2.5%। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि संख्या के अनुपात में संख्या की गिनती किया जाए, और गिनती के अनुसार प्रशासन में अगर मुसलमान 15% है तो 15% मुसलमानों को प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बीजेपी देने वाली नहीं है। कांग्रेस ने तो पहले से ही रफा दफा कर दिया, ये मामला खदेड़ दिया। इसलिए हमें अपना विकल्प खड़ा करना होगा, और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी, इस तरह का खेल खेलने से कोई विकल्प खड़ा होने वाला नहीं है। विकल्प खड़ा करने के लिए हम लोगों को शिद्दत से काम करना होगा।
मैं मुसलमानों को और दूसरे जो लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, और ब्राह्मण को हम जालिम मानते हैं। चाहे बीजेपी का ब्राह्मण हो या कांग्रेस का ब्राह्मण हो, दोनों के दोनों ब्राह्मण जालिम है। मुसलमान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का जालिम थोड़ा नरम जालिम है। इसका जो बीजेपी वाला जो हिंदुत्व है, अभी आजकल तो कांग्रेस भी हिंदुत्ववादी हो गई है। कांग्रेस पे लोग प्रचार कर रहे हैं, अरे हम तो गांधी जी के समय से हिंदुत्ववादी है। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, हमारे गांधी जी का भजन चलते चलते ही कांग्रेस बढ़ती रही। ये बीजेपी वाले तो भजन नहीं करते, तो राम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे गांधी जी से हिंदुत्व चलता रहा है। ये बीजेपी वाले नकली हिंदुत्ववादी है, हम कांग्रेस वाले सच्चे हिंदुत्ववादी है। कहते कि हमारा हिंदुत्व सॉफ्ट है, बीजेपी का हिंदुत्व जो है हार्ड है। यानी इसका क्या मतलब है हार्ड और सॉफ्ट का? अगर पूछो कांग्रेस को हार्ड और सॉफ्ट का क्या मतलब है, तो बोलते कि हार्ड का मतलब है कि वो मुसलमान को झटके से काटते हैं और आप हल्लू हल्लू काटते हैं। बीजेपी वाले मुसलमान को झटके से काटते हैं और कांग्रेस वाले हल्लू हल्लू काटते हैं, और पूछ कर काटते, मौलाना दर्द हो रहा क्या, थोड़ा सा हल्लू हल्लू करूं क्या, थोड़ा और हल्लू करूं? मगर काटना तय, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का काटना तय है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था और काट कर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया था। काट कर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को बताया कि आपको इस सम्मेलन में, मुर्गियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करना है। मुर्गियों ने पूछा काट कर खाने वाले लोगों को कि कौन सा प्रस्ताव पारित करना है। तो काट कर खाने वालों ने कहा कि प्रस्ताव यह पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना है, ये आपको बताना है। अमेरिका का मसाला ले सकते हो, यूरोप का मसाला ले सकते हो, ठंडा मसाला, गरम मसाला, सस्ता मसाला, महंगा मसाला, जितना महंगा लेना चाहते हो, पूरी आजादी। कौन से मसाले में आपको तलना है, ये पूरी आजादी आपको है। एक मुर्गी समझदार थी, दूसरे मुर्गी के साथ बात करने लगी और बोलने लगी कि इसका मतलब है काटना तय हो गया है, ये काटना तय हो गया है। तो दूसरी मुर्गी ने कहा कि क्या किया जाए। जो समझदार मुर्गी थी उसने कहा कि 11 मुर्गियों का एक डेलीगेशन काट कर खाने वालों के पास लेके जाया जाए। तो 11 मुर्गियां इकट्ठा हुई और काट कर खाने वालों के पास डेलीगेशन बनाकर गई और काट कर खाने वालों को पूछा कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो काट कर खाने वालों ने बताया फैसला तो पहले ही हो चुका है, काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है, अब केवल एक फैसला बाकी है, कौन से मसाले में तलना है, बस इतना बाकी है। काटने का फैसला पहले हो चुका है, चाहे कांग्रेस का करो चाहे बीजेपी का करो। अगर आपने किसी के भी समर्थन में फैसला कर लिया तो काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। किसी को झटके से काटने का और किसी का हल्लू हल्लू काटने का, मगर काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। इसलिए साथियों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जालिम को आप बदल नहीं सकते, जालिम का चरित्र है। आपने सुना कभी सांप घर बनाता है? सांप कभी घर नहीं बनाता, वो दूसरे चूहे के घर में घुसता है, चूहे को निगल जाता है और चूहे के घर पर कब्जा कर लेता है। ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं है, विदेश से आया और हमारे मूल निवासी भारतीयों के इस भारत पर कब्जा कर लिया और कब्जा कर लिया। अभी हमारे लोगों को झोपड़पट्टी में रहना है तो बोलता साला झोपड़पट्टी का पट्टा तुम्हारे नाम पर नहीं है। भूमिपुत्र, हम लोग भूमिपुत्र है और घर बनाने के लिए साली भूमि नहीं है और भूमिपुत्र है। इस तरह के हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं। ये परिस्थिति हम लोगों को समझना होगा, ये जानना होगा। और ये सारा का सारा जो कब्जा है उन लोगों ने कैसे किया, ये करने के लिए उन्होंने ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया। इस बात को समझने की कोशिश करो। भारत में
वामन मेश्राम के अलावा किसी के पास भी ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसका किसी के पास सबूत नहीं है, केवल मेरे पास। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। मैं चुनाव आयोग को चुनौती देकर चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दाखिल किया, न्यायपालिका की अवमानना की केस दाखिल किया, और न्यायपालिका के अवमानना की केस दाखिल करने के बाद जो सारे के सारे सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। 4 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। सुप्रीम चुनाव आयोग ने 4 वकील मेरे खिलाफ खड़े किए, 4 वकील। उसके पहले मैंने 2014 में चुनाव आयोग को लेटर लिखा था कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था, क्योंकि आपको ईवीएम मशीन निर्दोष है यह सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया था। मगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ईवीएम मशीन निर्दोष है इसे सिद्ध करने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया और पैरा नंबर 29 में जो जजमेंट है उसमें लिखा, केवल ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। इसका दूसरा अर्थ यह है कि केवल ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 8 अक्टूबर 2013 को, ईवीएम मशीन से अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है तो इस मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को। मगर 2014 में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी की बीजेपी चुनाव जीत कर आई। आने के बाद मैंने नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर कहा कि तुम घोटाले से चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो तुम अभी सर्वशक्तिमान हो, देश के प्रधानमंत्री हो, मेरे खिलाफ केस दायर करो, फिर मैं तुमको निपटता हूं सुप्रीम कोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने मेरे खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया, मैंने ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस किया। जिसके दामन पर दाग होता है उसके डर होता है। चुनाव आयोग और भारत सरकार के विरोध में जब हमने केस दायर किया तो 4 जनवरी 2017 को चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ 4 वकील खड़े किए। सीनियर मोस्ट लॉयर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर यह कह रहा, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को लेटर लिखा था कि क्यों नहीं लगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगा रहे हो, तो चुनाव आयोग ने मुझे जवाब दिया था कि नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है। तो मैंने फिर चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है। तो चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को कंप्लेन करने वाली चिट्ठी लिखी? नहीं लिखी। चीफ जस्टिस को कंप्लेन करने वाली चिट्ठी लिखी? नहीं लिखी। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई? नहीं बुलाई। सारे देश के मतदाताओं को जागृत करने के लिए कि नरेंद्र मोदी को मतदाताओं ने प्रधानमंत्री बनाया, मगर वो प्रधानमंत्री फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने जागृत करने का काम किया? ऐसा लेटर मैंने चुनाव आयोग को लिखा था और 1 महीने तक राह देखा कोई जवाब दे। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। जब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस पर हियरिंग थी तो सीनियर मोस्ट लॉयर मेरे खिलाफ में जज को समझा रहा था, बोल रहा था। उसके पास मेरे खिलाफ में आर्गुमेंट करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया मेरे पास रिटर्न में है। मेरे एक सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, 2 जवाब झूठे दिया और उसने झूठे जवाब दिया, ये मैंने दोबारा लिख कर दिया। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। और जब वो वकील खड़ा होकर मेरे खिलाफ बोलने लगा तो वकील ने जज को कहा, जज साहब ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसे ऐसी चिट्ठियां लिखता है चुनाव आयोग को, ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठी लिखता है
जज ने कहा कैसे कैसे लिखता है? तो वकील ने कहा जज साहब वो चिट्ठी पढ़ के सुना। हाँ सुना सुना सुना। तो ये जो 4 मुद्दे वाली चिट्ठी मैंने जो चुनाव आयोग को लिखी थी, पढ़ के सुनाया। पढ़ के सुनाने के बाद जज को लगा अरे तो भारत के किसी भी नागरिक को ऐसी चिट्ठी लिखने का संविधान ने अधिकार दिया है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं। इसलिए जज ने कहा वो चिट्ठी बज रखो हाँ बज रखो। हाँ अब बता वामन मेश्राम हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस लेकर आया है? कौन सा केस लेकर आया? 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के विरोध में हमने फैसला दिया जुडिशरी ने, और हमने कहा कि ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाओ। 2013 में हमने जजमेंट दिया, आपने 13 में नहीं लगाया, आपने 14 में नहीं लगाया, आपने 15 में नहीं लगाया, आपने 16 में नहीं लगाया। अभी ये 17 की 4 जनवरी चल रही है, अभी तक आपने नहीं लगाया। बताओ, यही ना केस वामन मेश्राम लेकर आए हैं। ये तो हमारा ही ना जजमेंट है जो आप लागू नहीं किए, वही केस लेकर आए हैं ना वामन मेश्राम। वामन मेश्राम कोई दूसरा केस तो लेकर नहीं आए, हमने ही जजमेंट दिया है और हमारा जजमेंट आपने लागू नहीं किया, लागू करवाने के लिए आए, यही ना है। अब बताओ कब तक लागू कर रहे? इधर उधर का झंझट खत्म करते हुए कहा कि कब तक लागू करे बताओ। तो सीनियर मोस्ट लॉयर था वो अपने जूनियर की तरफ देखने लगा, जो जूनियर था वो अपने जूनियर की तरफ देखने लगा, उससे जूनियर चौथा था वो उसके तरफ देखने लगा, चारों वकीलों की तरफ ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा। जज को लगा वकीलों के पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो जज आवाज चढ़ाते हुए कब तक लागू कर रहे हो? तो जो सीनियर मोस्ट लॉयर था उसको लगा अरे जज थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, जवाब देना होगा। तो सीनियर मोस्ट लॉयर ने कहा कि चुनाव आयोग को हमने इस सवाल का जवाब पूछकर नहीं आए हैं, हमारे पास जवाब देने की कोई अथॉरिटी अभी नहीं है, हमें 2 महीने का और समय दिया जाए। पहले डिले कर दिया था, 4 मार्च तक समय दे दिया। देने के बाद 4 मार्च को भी चुनाव आयोग का वकील नहीं आया। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के विधानसभा का रिजल्ट आया। मायावती शाम को 4 बजे टीवी के सामने आई और कहने लगी कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में घोटाला करके चुनाव जीता। जब ये आरोप मायावती ने लगाया तो मायावती ने कहा कि हमारे पुराने वामसेवक के साथी उन्होंने 2-3 महीने पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ये सारी बातें लिख करके दी थी, हमने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर ये बात अभी साबित हो गई। वो चिट्ठी मैंने मायावती को मैंने लिखा था, ये बहन जी आप सावधान हो जाइए, नहीं तो ये चुनाव आयोग आपको चूना लगाने वाला है। मायावती को मैंने चिट्ठी लिखा था, मेरा नाम मायावती ने टीवी पर नहीं लिया, मगर वो मैंने लिखा था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो मायावती 2-3 महीने तक सोती रही, जब उसको चूना लगाया गया तब जाग गई। रामायण में लिखा हुआ है कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था, मायावती 2-3 महीने तक सोती रही, तो इसे कहा जा सकता है कि मायावती कुंभकर्ण की छोटी बहन है। अगर वो 7 महीने सोती तो कहता बड़ी बहन है, ये 2-3 महीने सोती रही, इसलिए कहा जा सकता है कि ये छोटी बहन है।